How I taught my grandmother to read. Sudha Murthy. It was written by Sudha Murthy. Let's warm up. In a country like India, literacy is the main foundation for social and economical growth. इंडिया जैसी कंट्री में जो लिटरेसी है, यानी कि जो साक्षरता है, पढ़ाई लिखाई है, वो एक मेन फाउंडेशन है सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ की. When the British rule ended in India in the year 1947, the literacy rate was just 12%. जब इंडिया में ब्रिटिश रूल जो था वो खत्म हुआ था, उस समय जो लिटरेसी रेट था इंडिया में वो लगभग 12% था. India has changed socially and economically. After the 21 census, the literacy rate was found to be 74.4%. तो जो 2011 में सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो हमारी लिटरेसी रेट है वो 74.4 पर आ गया. मींस वी हैव ग्रोथ, वी हैव डन ग्रोथ वेरी वेल. So here are the literacy rate. You can see that here are some uh, statistics from the 2011 census. Study the sorry data. India literacy rate is 74.4 and Kerala 94, Lakshadweep 91.85, Mizoram 91.33, Goa 88.70, Tripura 87.22, Daman and Diu 87.10, Andaman and Nicobar Island 86.63, Delhi 86.21. So it's a literacy rate. Discuss what you can do to spread awareness about the importance of being literate. तो अपने अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि आप क्या कर सकते हो इस बात की अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि कितना लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो वी आर नॉट इन द क्लास, सो दिस यू कैन डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. The first step towards solving many of the problems of our country is achieving literacy. तो जो पहला स्टेप है हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लिटरेसी होना चाहिए, यानी कि साक्षरता होना चाहिए. साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, फिर सारी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती जाएंगी. ट्रेडिशनली गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल बट वर गिवन इन मैरिज व्हेन दे वर स्टिल वेरी यंग. तो जो पहले क्या होता था, गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजा जाता था और उनकी शादी जल्दी कर दी जाती थी. उनकी जो एग्जैक्ट एज होती है, जिस एज में उनकी शादी करनी चाहिए, उनसे पहले ही उनकी शादी कर दी जाती थी. सो दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट. इसलिए वो नहीं जान पाती थी कि कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं. रीडिंग इज इम्पोर्टेंट टू ब्रोडन आवर माइंड. अपने माइंड को ब्रोडन करने के लिए, विकसित करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एंड एक्सपेंड आवर हराइजन. और अपने हराइजन को, यानी कि ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एंडलेस एंटरटेनमेंट थ्रू बुक्स, कॉमिक्स, मैगजीन्स एंड द लाइक. अब हमें ये मतलब बुक्स जो हैं, कॉमिक्स जो हैं, मैगजीन्स जो हैं, बहुत अच्छा सोर्स है एक इंटरटेनमेंट का. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो ऑथर यहाँ पे बता रही है कि जब मैं 12 इयर्स की थी, तो ऑथर यहाँ पे बता रही है मैं कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहा करती थी, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहां रहा करती थी. तो ऑथर यहाँ पे अपनी बायोग्राफी बता रही है. Those days the transport system was not very good. उत्तर कहते हैं कि उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था. So we used to get the morning paper only in the afternoon. जो सुबह का न्यूज़पेपर था वो ट्रांसपोर्ट अच्छा ना होने की वजह से उत्तर बता रही है कि वो सुबह का जो न्यूज़पेपर होता था वो उनको दोपहर को मिलता था. The weekly magazine used to come one day late. जो वीकली मैगजीन्स होती हैं वो एक दिन लेट आया करती थी. जो वीक में एक बार मैगजीन्स आती हैं वो एक दिन लेट आया करती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस. हम सभी बस का बहुत ही उत्सुकता से वेट किया करते थे, व्हिच यूज्ड टू कम विद द
पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, जो बस पेपर्स के साथ यानी कि न्यूज़पेपर के साथ और मैगजीन्स के साथ और दूसरी जो पोस्ट होती थी उनके साथ वो बस आया करती थी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. त्रिवेणी एक राइटर का नाम है। तो उत्तर कहती है कि वो जो राइटर थी उस कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ यानी कि जो कर्नाटका की जो लैंग्वेज है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, तो कन्नड़ लैंग्वेज की वो जो त्रिवेणी नाम की ऑथर थी वो बहुत ही फेमस थी। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही अच्छी राइटर थी। Her style was easy to read and very convincing. उसका जो स्टाइल था लिखने का बहुत ही इजी था रीड करने में और यकीन करने में, कन्विंस करने में बहुत ही अच्छा था। Her story usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. जो उसकी जो कंसेप्ट होते थे, उसकी जो कहानियों की जो थीम होते थे, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से रिलेट करते थे और उसका जो स्टाइल था बहुत ही इंटरेस्टिंग था लिखने का। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, और कन्नड़ लिटरेचर के लिए यानी कि वो जो ऑथर थी बहुत ही जल्दी मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। 40 साल बीत गए हैं उसकी डेथ के बाद भी लोग उसके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके नॉवेल्स को पढ़ते हैं, लाइक करते हैं। One of her novels called Kashi Yatra was appearing as a serial in the Kannada Weekly. कर्मावीरा देन, कर्मावीरा कोई एक मैगजीन का नाम है, वो एक मैगजीन में वो एक सीरियल के रूप में काशी यात्रा जो उसका नोवेल है उसके रूप में वो आया करता था। जो उसका वो जो उसने नोवेल लिखा था उस नोवेल का नाम था काशी यात्रा, राइट। तो वो एक कन्नड़ जो कर्मावीरा जो एक वीकली मैगजीन थी उसमें वो आया करता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent desire to go to काशी एंड वाराणसी। ये जो इसके अंदर ना काशी यात्रा में एक लेडी होती है जिसकी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग, आर्डन का मतलब होता है स्ट्रोंग, तीव्र तीव्र इच्छा थी, डिजायर थी कि वो काशी और वाराणसी की यात्रा करे। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज अल्टीमेट पुण्य। तो बहुत सारे हिंदू ये बात को सोचा करते हैं कि काशी में जाकर विश्वेश्वरा की पूजा करना एक अल्टीमेट पुण्य है, भगवान की ब्लेसिंग का पार्ट है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस। जो वो ओल्ड लेडी थी उस काशी यात्रा नोवेल के अंदर, वो ओल्ड लेडी भी इस बात में बिलीव किया करती थी कि उन्हें काशी की यात्रा करनी चाहिए और वो पुण्य कमाना चाहिए। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल। तो इस नोवेल के अंदर जो काशी यात्रा नोवेल है उसके अंदर उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है कि किस तरह वो इतना स्ट्रगल करती है काशी जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। उस स्टोरी के अंदर एक अनाथ यंग गर्ल भी थी who falls in love but there was no money for the wedding। उस लड़की को, जो नोवेल के अंदर वो लड़की होती है, यंग गर्ल होती है, ऑर्फन अनाथ गर्ल होती है, उसको किससे प्यार हो जाता है परंतु उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते। In the end, the old lady gives away all her savings without going to काशी। तो उस नोवेल में क्या होता है, जो ओल्ड लेडी चाहती है कि वो काशी की यात्रा करे, वो जो भी अपनी सेविंग्स, अपने पैसे जमा करके रखती है, वो सारे पैसे उसको दे देती है, यानी कि उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है शादी करने के लिए। शी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो कहती है कि जो काशी में जाके विश्वेश्वरा लॉर्ड की जो वर्शिपिंग करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑर्फन गर्ल की डिजायर, हैप्पीनेस, खुशी, यानी कि उसकी शादी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टाका, तो ये क्रिस्टाका उसकी ग्रैंडमदर का नाम है। अब ऑथर यहाँ पे बता रही है, जिसने ये चैप्टर लिखा है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, इस चैप्टर की जो ऑथर है वो ये बता रही है कि जो मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहा करती थी, मेरी ग्रैंडमदर का नाम था क्रिस्टाका, नेवर वेंट टू स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसके कारण वो रीड नहीं कर पा सकती थी, यानी कि पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। तो ओके ओके, ऑथर कहते हैं कि हर वेंसडे को, बुधवार को मैगजीन आया करती थी और मैं अपनी दादी के लिए नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा करती थी, क्योंकि मेरी दादी थी जो क्रिस्टाका थी वो पढ़ नहीं सकती थी।
ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। जिस समय वो स्टोरी को सुना करती थी वो सब कुछ भूल जाया करती थी। एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान से उस बात को सुनती थी जो मैं बोलती थी। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय द हार्ट, और बाद में पूरा टेक्स्ट याद कर लेती थी बोल बोलकर। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उधर कहते हैं कि जिस तरह उस नोवेल में, काशी यात्रा नोवेल में, वो जो ओल्ड लेडी थी वो काशी जाना चाहती थी, वो कभी भी काशी नहीं गई थी, उसी तरह मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी काशी जाना चाहती थी। राइट। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटागोनिस्ट। वो कहती है कि जिस तरह जो उस नोवेल का नायक है, यानी कि उस नोवेल का नायक वो लेडी थी जो काशी जाना चाहती थी, और ये भी अपने आप को वैसे ही मान के चलती है, वैसे ही मानती है कि जिस तरह उस प्रोटागोनिस्ट के साथ जो कुछ हो रहा है वो इमेजिन करती थी कि मैं भी उसी की तरह हूं। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story, and used to insist that I read the serial out to her. जिस तरह बाकी लोग, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड थे उस नोवेल को पढ़ने में, उसी तरह मेरी ग्रैंड मदर भी, ऑथर कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी जानने के लिए कि अब इस सीरियल में क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। राइट। So, dear students, some difficult words are written here. We need to understand these words. Serial, a story appearing in a regular installment in a magazine or in a television. तो टेलीविजन पर जब कोई स्टोरी आती है इंस्टॉलमेंट में, थोड़ी थोड़ी कर करके, तो उसको बोलते हैं सीरियल। जैसे हमारे सीरियल एपिसोड्स आते हैं टीवी पर, तो पहले इस तरह मैगजीन्स में भी आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सीरियल। अडंट का मीनिंग होता है स्ट्रोंग, तीवर। जैसे हम बोलते हैं कि स्ट्रोंग डिजायर, अडंट डिजायर। राइट। पुण्य, पुण्य मीन्स संस्कृत वर्ड दैट मीन्स ब्लेसिंग फॉर गुड डीड्स। एक संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है गुड डीड्स की ब्लेसिंग्स, अच्छे काम की जो ब्लेसिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है प्रोटागनिस्ट, गोनिस्ट, लीडिंग करेक्टर इन द नोवेल। जो लीडिंग करेक्टर होता है, जो मुख्य करेक्टर होता है, उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। राइट। नेक्स्ट, after hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at temple courtyard. तो जो भी कुछ उसमें होता था, यानी कि जो मैं उसको बताती थी, ऑथर कहते हैं काशी यात्रा के इस एपिसोड में ये हुआ है, तो उसको सुनने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी, फ्रेंड्स से मिलती थी टेम्पल के कोर्ट यार्ड में, टेम्पल के आंगन में, वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहां पर हम सभी बच्चे हाइड एंड सीक खेलने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। तो मेरी ग्रैंड मदर वहां पे बैठा करती थी, उनके अपने फ्रेंड्स के साथ मिला करती थी। उथर ऐसा कहती है। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो सारे लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस किया करती थी, जो भी मैं उसको बताती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और उत्तर कहते हैं कि उस समय जब मैं 12 साल की थी, मैं स्टोरी बताया करती थी, और मेरी ग्रैंड मदर उस टेम्पल के कोर्टयार्ड में जाकर वो स्टोरी नरेट किया करती थी, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया करती थी। तो उत्तर कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता था कि इतनी डिबेट क्यों होती है, उनमें इतनी बहस क्यों होती है स्टोरी के रिगार्डिंग। Once I went for a wedding with my cousins to neighboring village। तो एक बार क्या होता है, उधर कहते हैं कि मैं अपने एक नेबरिंग विलेज में, एक पास के गांव में अपने कजन्स की वेडिंग के लिए वहां पे जाती हूँ। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। वो उधर कहते हैं कि उन दिनों जो वेडिंग होती थी वो बहुत ही बड़ा इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थ्रूली। जो हम चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, बहुत ही वहां पे बहुत ही पूरा एंजॉय करते थे वहां पे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम बहुत ज्यादा खाते थे, बहुत ज्यादा खेलते थे। savoring the freedom because all the elders were busy। savoring का मतलब होता है enjoy, तो पूरा मजा उठाना इसका मतलब होता है। तो हम बहुत ही मजा उठाते थे अपने फ्रीडम का, क्योंकि जो हमारे एल्डर्स होते थे, बड़े होते थे, वो बाकी जो काम में थे बहुत ज्यादा बिजी होते थे, तो हम अपनी फ्रीडम का बहुत इंजॉय करते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। तो उस वेडिंग के लिए मैं एक दो दिन के लिए वहां पे जाती हूँ, परंतु मुझे इतना मजा आता है, मैं इतनी ज्यादा खुश होती हूँ वहां पे, कि मैं लगभग वहां पे एक हफ्ता पूरा स्पेंड कर देती हूँ, व्यतीत कर देती हूँ। उथर ऐसा कहती है। When I came back to When I came back to my village, I saw my grandmother in tears। वो उतर कहती है कि जब मैं अपने गांव वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो रो रही है, टीयर्स में है।
I was surprised for I had never seen her crying even in the most difficult situation. तो उत्तर कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी उनको देखकर, उनको रोते हुए देखकर, क्योंकि जितनी भी मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं उसने कभी भी उसने रोना स्टार्ट नहीं किया, मैंने उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे। वो इतनी अच्छी थी, इतनी उसके उसके अंदर इतनी सहन शक्ति थी। what had happened? I was worried. तो मैं बहुत परेशान होगी, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो ओथर, अव्वा कहते हैं, यानी कि ओथर अपने ग्रैंड मदर को वहां पे अव्वा बोला करती थी, उसकी लैंग्वेज में ये वर्ड होता है मदर के लिए। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है उसमें अव्वा का मतलब होता है मदर, तो उसको अव्वा बोला करती थी ओथर, राइट। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। तो उसकी ग्रैंड मदर ने सिर हिलाया मना करने के लिए, परंतु उसने कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मैं उस बात को नहीं समझी कि वो क्यों रो रही है, वो कुछ कहना चाहती है कि नहीं कहना चाहती, मैं उस बात को नहीं समझी। उतर ऐसा कहती है और फिर वो कहती है कि मैं उस बात को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। उतर कहती है कि जब रात को डिनर करने के बाद हम ओपन टेरेस पे घर की छत पर सो रहे थे। इट वॉज समर नाइट एंड देर वॉज ए फुल मून। उस समय वो समर नाइट थी, यानी कि समर के दिन थे, और वो उस समय समर नाइट का समय था, और वो जो मून था फुल मून था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा मेरे पास आई और मेरे पास आके बैठ गई। हर इफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। उसके जो इफेक्शनेट हैंड्स थे उसने मेरे फोरहेड को, माथे को टच किया। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। फिर उत्तर कहती है कि मैंने रियलाइज किया, जो उसने मुझे टच किया, आपने बिल्कुल बिल्कुल प्यार से मेरे फोरहेड पे टच किया, उत्तर ऐसा कहती है, तो मैं समझ गई कि वो कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. तो उत्तर कहती है कि जब मैं जवान थी, जब मैं, अब यानी कि अब से पहले जब मेरी एज थी, तो मैंने अपनी मदर को खो दिया था, यानी कि मेरी मदर चल बसी थी, यानी कि मर गई थी। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। उत्तर कहते हैं कि उस समय, नहीं सॉरी, ग्रैंड मदर कहती है कि उस समय मेरे पास कोई नहीं था कि जो मेरा ध्यान रखे, मुझे गाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो ग्रैंड मदर कहते हैं कि उस समय जो मेरे फादर थे बहुत ही बिजी पर्सन थे, और उन्हें दोबारा शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने कभी नहीं सोचा, इस बात को कभी नहीं माना कि जो एजुकेशन है वो गर्ल्स के लिए कितनी जरूरी है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो इस कारण मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई बिकेम अ वेरी बिजी। पुत्र कहते हैं कि मैं बहुत ही बिजी हो गई। वेट वेट, वन लाइन इज स्किप्ड हियर। आई नेवर वेंट टू स्कूल। आई गोट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। इसलिए मेरी जल्दी से शादी हो गई और मुझे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और उसके बाद मेरे जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए तो मुझे हमेशा इस बात में हैप्पीनेस फील हुई कि जब मैं उनके लिए कुछ बनाती थी, उनको खिलाती थी। At times I used to regret not going to school. उस समय मैं पछताया करती थी कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। So I made sure that my children and grandchildren study well. तो इसलिए मैंने ये बात पक्की कर ली थी कि मैं तो स्कूल नहीं गई, परंतु जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनको मैं पक्का स्कूल भेजूंगी, उनको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old, the story of her life in the middle of the night. जो अब उत्तर कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रही थी, बात समझ नहीं आ रही थी, जो मेरी 62 इयर्स ओल्ड जो मेरी ग्रैंड मदर है, जो 62 साल की मेरी ग्रैंड मदर है, वो एक 12 साल की लड़की को इतनी रात को ये सारी बातें क्यों बता रही है। वो तो ऐसा नहीं समझ पा रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। तो फिर वो उत्तर कहते हैं कि परंतु मुझे इस बात का पता है कि मैं उसको बहुत ही ज्यादा, बेहद प्यार करती हूँ। इमेंसली का मतलब बेहद, बेहद यानी कि बहुत ज्यादा। देयर हैड टू बी सम रीजंस व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। उत्तर कहते हैं कि कुछ रीजंस होंगे इसलिए वो मुझे सब कुछ बता रही है। आई लुक्ड एट हर फेस। मैंने उसकी फेस की तरफ देखा। इट वाज
इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। मैंने उसकी फेस की तरफ देखा, वो जो बहुत ही नाखुश लग रही थी, यानी कि उदास लग रही थी, और उसकी आईज के अंदर टीयर्स थे। ऑथर ऐसा कहती है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजफुली ऑलवेज स्माइलिंग। तो वो एक अच्छी लेडी है। वो ज्यादातर उसने अपने ग्रैंड मदर को देखा है कि वो स्माइल ही करती रहती है, खुश रहती है। एवरी टुडे सो इवन टुडे आई कांट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आज के जो एक्सप्रेशंस हैं, मैंने कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देखे उसके फेस पे। आई लीन इट फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड सॉरी। तो मैं उसकी तरफ झुकी, ऑथर कहते हैं कि मैं उसकी तरफ झुकी और मैंने उसका हाथ, अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लिया। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो ऑथर कहते हैं कि अव्वा कि क्राइम मत करो, रो मत, क्या बात है, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह हेल्प कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प। ऑथर कहते हैं कि यस, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, कर्मावीरा केम एज यूजुअल। उस मैगजीन का नाम है कर्मावीरा, तो उस नोवेल का नाम है काशी यात्रा। तो वो जो ऑथर की ग्रैंडमदर है वो कहती है कर्मावीरा, जो जो हमारी मैगजीन थी वो आई थी यूजुअली जैसे आती है। आई ओपन द मैगजीन, आई सो द पिक्चर दैट accompanies the story of काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज written। तो वहां पे ग्रैंडमदर कहती है कि जो कर्मावीरा मैगजीन थी वो जैसे आती है वैसे आई, तो तुम यहाँ पर नहीं थी। मैंने उसको ओपन किया, काशी यात्रा स्टोरी को पढ़ने की कोशिश की, तो साथ में पिक्चर्स थी उसकी, मैंने उन पे हाथ भी रखा, हाथ भी अपना घुमाया, फिंगर्स घुमाई, परंतु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड एंड दे व्हाट वाज रिटन। मैंने बहुत बारी अपनी फिंगर्स थे उन पिक्चर्स पे, उस पे, उन पेजेस पे रब किए ताकि मुझे कुछ समझ में आ जाए, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। फिर ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे पता था ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे पढ़ना पढ़ना ना आता और मैं फिंगर्स रखकर अपनी पढ़ पाऊं वर्ड्स को कि वो क्या लिखा है। तो वो कहती है कि ये तब पॉसिबल था अगर मैं अच्छे से एजुकेटेड होती, मैं पढ़ी लिखी होती। इसलिए मैंने बहुत ही उत्सुकता के साथ तुम्हारा वेट किया, तुम्हारा वापस आने का इंतजार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। और मैंने महसूस किया, मैं चाहती थी कि तुम जल्दी आओ और मेरे लिए रीड करो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। और मैंने ये भी यहाँ तक भी सोचा कि मैं गांव में जाऊंगी और तुम्हें कहूंगी कि मेरे लिए रीड करो, जहाँ पे तुम शादी में गई हुई हो, मैं वहां पे जाऊं और तुम्हें कहूं कि मेरे लिए रीड करो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वाज टू एम्बेरेस्ड। वो कहती है कि मैं गांव में भी किसी से पूछ सकती थी कि इसको पढ़ के मुझे सुनाओ, इसमें बताओ मुझे क्या लिखा है, परंतु तो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस थी, शर्मिंदा थी, मुझे एक शर्म महसूस हो रही थी। आई फेल्ट सो आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट। मैं बहुत ही डिपेंडेंट फील कर रही थी, किसी पे निर्भर फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी पे आश्रित हूँ, मैं किसी की गुलाम हूँ, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं डिपेंडेंट फील कर रही थी एंड हेल्पलेस, और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वी वर वेल ऑफ, हम बहुत ही अमीर हैं, हम हमारे पास अच्छा पैसा है, धन दौलत है, बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट। तो ग्रैंड मदर कहती है कि पैसे का क्या फायदा है कि जब मैं इंडिपेंडेंट ही ना हो सकूं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत हो। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। तो जब ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया कि अब मुझे क्या आंसर करना चाहिए, परंतु जो अव्वा थी वो कंटिन्यूड रही, वो कहती रही। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards। तो फिर ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्नड़ वर्ड्स अब रीड करूंगी, लेटर सारे पढ़ूंगी, मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा ड्यूरिंग
दशहरा एज द डेडलाइन। वो कहते हैं कि डेडलाइन के रूप में, यानी कि मेरा आखिरी सीखने का जो समय होगा वो सरस्वती पूजा होगा। जब दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा होती है तो वो मेरी डेडलाइन होगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। वो कहते हैं कि उस समय तक मैं एक नोवेल को पढ़ने के लायक होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, येट आई लाफ्ड एट हर। फिर ऑथर कहते हैं कि मैंने उसके चेहरे पे एक दृढ़ निश्चय देखा, उसके बावजूद भी मैं उसके ऊपर हंसी। ऐसा ऑथर कहती है। अव्वा, at this age of 62 you want to learn the alphabet। वो कहते हैं कि जिस एज में आप 62 एज में आप अल्फाबेट लर्न करना चाहती हो। All your hair is gray, your hands are wrinkled, and you wear spectacles and you work so much in the kitchen। तो कहते हैं कि अब तुम्हारे जो बाल हैं वो ग्रे हो गए हैं, तुम्हारे हैंड्स में रिंकल्स हैं बहुत सारे, तुम स्पेक्टिकल्स पहनती हो, किचन में बहुत सारा काम करती हो, इसके बावजूद भी क्या तुम सीखना चाहती हो कन्नड़ लैंग्वेज को इस एज में आगे। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled। तो एक बच्चे के रूप में मैंने उस पर फन किया, परंतु उस लेडी ने जस्ट स्माइल किया। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacles। तो वो कहती है कि एक गुड कोज के लिए, एक अच्छे रीजन के लिए, अगर तुम अच्छे से डिटरमाइंड हो तो तुम किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी मुसीबत को, किसी भी रुकावट को हटा सकती हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। वो कहते हैं मैं किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगी परंतु मैं इस काम को पक्का करके रहूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। उसने कहा कि लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं है। टुमारो वी विल स्टार्ट योर क्लास हेयर अव्वा, आई सेड। मैंने कहा कि हम कल से अपनी यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे अव्वा। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing। जो नेक्स्ट डे से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की तो अव्वा थी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, और जो भी उसको होमवर्क दिया जाता उसने वो अच्छे से कंप्लीट किया। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वर्ड्स को रीड करती, रिपीट करती, उनको राइट करती, फिर रिसाइट करती। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं ही उसकी केवल टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैट one day I would become a computer science and teach hundreds of students। तो उससे एक बात मुझे समझ में आ गई कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूंगी। ऑथर ने ऐसा सोचा, कहा। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। जो दशहरा फेस्टिवल था एज यूजुअल वो आया। सेक्रेटली आई बोट काशी यात्रा। और मैंने काशी यात्रा की जो नोवेल था मैंने चुपचाप से वो खरीद लिया। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम। जो नोवेल के रूप में, यानी कि सारे सीरियल्स उसके अंदर थे, तो मैंने वो जो पब्लिश हुआ वो मैंने खरीद लिया। माई ग्रैंड मदर कोल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा स्थान पे बुलाया और मुझे एक स्टूल पे बिठा दिया। She gave me gift of फ्रॉक मटेरियल। उसने फ्रॉक मटेरियल का मुझे गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। तो उसने कुछ अनयूजुअल किया, ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट। उसने अपना वो नीचे बैठ गई और उसने, मेरी ग्रैंडमदर ने मेरे फीट को, मेरे पैरों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और थोड़ा पीछे हट गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। तो मैंने कहा कि जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बच्चों के, अपने से छोटों के कभी भी पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। वी कंसीडर दैट ए मार्क ऑफ। तो तब उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि हम हमेशा पैर छूते हैं भगवान के, एल्डर्स के और टीचर्स के। यानी कि भगवान के पैर छूते हैं हम, अपनों से बड़ों के पैर छूते हैं और टीचर्स के पैर छूते हैं। नाउ सम वर्ड्स आर रिटन हियर। Savoring means enjoying thoroughly, यानी कि पूरी तरह किसी चीज का मजा उठाना। Terrace means flat open roof, यानी कि छत। Embarrassed means ashamed, यानी कि बहुत ज्यादा shy फील करना। Dependent means requiring financial और other support, यानी कि किसी चीज की requiring ना होना, dependent होना। तो इंडिपेंडेंट होना, यानी कि डिपेंडेंट का मतलब किसी चीज पे निर्भर होना, राइट। We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not right। तो उधर कहते हैं कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, अपने टीचर्स के पैर छूते हैं,
भगवान के पैर छूते हैं, तो आज कुछ उल्टा हुआ है, आपने छोटों के पैर छू रहे हैं, आप छू रहे हो ग्रैंड मदर को, ऐसा उत्तर बोलती है जो सही नहीं है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, उसकी अब उसकी ग्रैंड मदर बोलते हैं कि मैं केवल अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपने ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। अ टीचर हु टोट मी सो वेल, एक ऐसा टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। with so much of affection that I can read any novel confidently, और इतने प्यार से पढ़ाया है कि मैं किसी भी नोवेल को अच्छे से पढ़ सकती हूँ इन सच ए शॉर्ट पीरियड, और इस छोटे से पीरियड में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। Is it not written in our scripture that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? तो फिर वो ग्रैंड मदर कहती है कि ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में कि हमें किसी के जेंडर या एज के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए, हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा। I returned the namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैंने उनको नमस्कार किया उनके पैरों को छूकर, यानी कि ऑथर कहते हैं कि मैंने भी अपने दादी माँ के पैरों को छुआ, उनको नमस्कार किया और उनको उनका गिफ्ट भी दिया। She opened it and read immediately the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher name. So तभी उसने उसको ओपन किया और काशी यात्रा नोवेल को पढ़ा, जिसकी जो ऑथर थी त्रिवेणी थी। I knew I knew then that my student had passed with flying colors. मुझे पता था कि मेरे जो स्टूडेंट है उसने अच्छे से पास कर लिया है अपनी वो कोर्स, यानी कि वो जो कन्नड़ लैंग्वेज को सीखने का जो कोर्स था वो उसने अच्छे से कर लिया है। तो इसलिए मैंने वो अपने उस स्टूडेंट को, अपनी दादी माँ को, ग्रैंड मदर को वो गिफ्ट किया, काशी यात्रा नोवेल गिफ्ट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगेन आई टेल यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस there was a girl that is the author of this chapter, and she is telling about her past and when she was 12 years old, and she used to live with her grandmother and in a village of Karnataka. And that time, like her grandmother was not able to read anything. Then the Akashi Yatra novel used to come, and like author used to read and study for that novel for her grandmother. But once what happened, the author went somewhere in a marriage in the nearby village for 1 week. But that time, grandmother did not read because she was not able to read the Kannada language. But when she returned, means when author returned, so she cried a lot. Means grandmother cried a lot, and she determined that I would learn the Kannada language. And like her granddaughter started teaching her Kannada language, and once after a few days practice, and she learned all the things. Right. This is all about this story. If you want to ask anything regarding today's class, so you can come forward, you can raise your hand, and you can ask.